हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि डिक्टेशन कैसी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, रोग की चिकित्सा से भी अधिक महत्व जिस बात को दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिनमें कि रोग जन्म ना ले सकें। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पहलू की ओर ध्यान देने में पूर्णतः असफल रहा है। बीमारी फैले और उसका निराकरण किया जाए, यह तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी महत्व की बात यह है कि बीमारी को फैलने ना दिया जाए। और इस दृष्टि से अभी तक स्वास्थ्य की समस्या पर विचार नहीं हुआ। हम डॉक्टरों की संख्या गिनते हैं जो कि देश की आबादी की तुलना में अभी पूरी नहीं है और कभी पूरी हो सकती। निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं देती। चिकित्सा की सुविधा भी अपर्याप्त है। गांव में डॉक्टर नहीं हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी जाना नहीं चाहते। और इसलिए अगर हम रोगों की रोकथाम पर ही केवल ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी दौड़ है जिससे अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारी सरकार पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। इसलिए रोगों की रोकथाम के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि रोग उत्पन्न ना होने दिए जाएं। और इस दृष्टि से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मिलावट को रोकना बहुत आवश्यक है। यहाँ केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जिस तरह की मिलावट हो रही है खान पान की चीज़ों में, उस बारे में वर्णन करने का यह समय नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है और वे वस्तुएं आहार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अब हम डॉक्टरों की कितनी भी संख्या बढ़ाएं, चिकित्सा की कितनी भी सुविधाएं क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन यदि खान पान की चीज़ों में मिलावट को नहीं रोक सकते तो बीमारियों को फैलने से रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल आवश्यक है। पैरा इस संबंध में जो गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था का भार सरकार के ऊपर है उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की भी एक योजना का उल्लेख है जिसके अंतर्गत गांव में पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ 3 और भी कार्यक्रम चलते हैं। एक समुदाय विकास ब्लॉक के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था होती है। स्थानीय विकास कार्य भी चलते हैं। पैरा महोदय, आप घरेलू बचत की भावना नहीं डालते हैं तो कदाचित उद्योग का विकास
बाधित और असफल भी हो सकता है। मैं वित्त मंत्री के तर्क को स्वीकार करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अधिक उद्योगों की स्थापना होगी, लेकिन लोग विदेश से इस देश में निवेश करेंगे के लिए क्यों आ रहे हैं? यदि विदेश से लोग इस देश में आकर निवेश करने के इच्छुक हैं, को क्या हमारे पास इस तरह का वातावरण नहीं है कि जहां हमारे लोगों को इस देश में निवेश करने की प्रेरणा मिल सके? यदि ऐसा है तो और यदि कुछ कंपनियों में निवेश करते हैं तो उन्हें इससे कुछ लाभ ही होना चाहिए। इस हालात में यदि उन्हें लाभांश या बोनस के लिए आयकर देना है तो वे कर का भुगतान करेंगे। पैरा महोदय, इसलिए मेरी राय में निवेश के लिए स्वदेशी प्रेरणा कम हो रही है। यही कारण है कि घरेलू कंपनियां नुकसान उठा रही हैं और उन्हें नुकसान होता ही रहेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को हानि उठानी पड़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कृषि के विकास और कृषि उत्पादन में कमी आई है। कतिपय राज्यों जैसे पंजाब और अन्य जगहों जहां से हमें केंद्रीय पुल के लिए खाद्यान्न प्राप्त होता है, पहले ही परिपूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आ रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यदि हम अर्ध विकसित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? हमें केवल वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचना है, अपितु हमें भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। पैरा वित्त मंत्रालय का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं आपकी नीति समझ सकता हूँ और समझता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं था। आपने कतिपय नीति को जारी रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि उदारीकृत नीति की कुछ सीमाएं हैं। इसे सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है। इसे सभी स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं और लघु उद्योगों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे आधारभूत ढांचे में शुरू किया जा सकता है। पैरा महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन परिस्थिति में और हमारा निर्यात भी इतना अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री महोदय आज वाणिज्यिक मंत्री रह चुके हैं और आप निर्यातों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। निर्यात आयात से कम है। आयात और निर्यात के बीच बिल्कुल संतुलन नहीं है। एक कौन से क्षेत्र हैं जिनके विदेशों में कार्यालय हैं, वे अंडर इनवॉइसिंग का सहारा ले रहे हैं और वे अपने
लाभ और कमाई का भाग विदेश में ही रखते हैं और जिनके विदेशों में कार्यालय नहीं है ओवर इनवॉइसिंग का सहारा लेते हैं और अपने काले धन को बिना कोई कर दिए सफ़ेद धन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके निर्यातों को कर से छूट दे दी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में इस बात के मामले हैं कि खाली माल डिब्बे विदेशों में भेजे जाते हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें।